मैं प्रोफेसर वी भट्टाचार्य हूँ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्लास्टिक सर्जरी विभाग के मैं अध्यक्ष रहा हूँ और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मैं लगभग 40 साल मरीजों का सेवा किया हूँ। सेवानिवृत्ति के बाद भी मैं लगातार मरीजों के सेवा में जुड़ा हुआ हूँ और इस तरह से लगभग 50 साल बीत गया प्लास्टिक सर्जरी करते हुए। इस दौरान मैं एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट रहा, प्लास्टिक सर्जन ऑफ द ईयर रहा, लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला, 237 शोध पत्र मेरा छपा है नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में, 14 चैप्टर लिखा हूँ और सुश्रुता पर 2 डॉक्यूमेंट्री बनाया हूँ। इसके अलावा मैं कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं और कुछ शैक्षणिक संस्थाएं। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि प्लास्टिक सर्जरी के बारे में लोगों को कुछ भ्रम, आम जनता ये समझते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी मतलब कॉस्मेटिक्स। ये बिल्कुल सही नहीं है। कॉस्मेटिक सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी का एक अंग, लगभग 10%। बाकी प्लास्टिक सर्जरी के अब 12 शाखाएं हो गए हैं, जिसको हम लोग सब स्पेशलिटी कहते हैं। तो अनुभूति के साथ, टेक्नोलॉजी के सुविधाओं के साथ और समझ के साथ ये 12 शाखाएं बने हैं, जो हम प्रयत्न करते हैं कि हर शाखा में हम लोग प्रतिफलित हो और मरीजों को उसका फ़ायदा मिले। ये 12 शाखाएं क्या है? एक है जले हुए मरीज, जिसको हम लोग बर्न करते हैं। तो जले हुए मरीज जब आते हैं तो उसका कायदे से अगर इलाज ना हो तो फिर शरीर के किसी न किसी अंग में सिकुड़न आ सकता, चाहे वो गर्दन हो, चाहे वो हाथ हो, चाहे वो पैर हो, किसी भी जगह पर। ये सिकुड़न तब आता है जब कुछ गहरा जला हुआ जगह सही ढंग से इलाज नहीं। जले हुए मरीजों के कारण कई होते, या तो आग से जलते हैं, या बिजली से जलते हैं, या कोई रसायन पदार्थ से जलते हैं। आग से जले हुए मरीज हल्का भी हो सकता है और गहरा भी हो सकता है, मगर बिजली से या रसायन से जब जलते तो ये अमूमन बहुत गहरा, और ये जब ड्रेसिंग के साथ साथ धीरे धीरे सूखता है, महीनों मरीजों को बहुत सारे पैसा खर्चा होता है, तकलीफ होता है, दवाई भी तमाम दिया जाता है, फिर वो सिकुड़ जाता है। और ये अच्छे जगह पर ना इलाज होने के कारण ऐसा होता है, जिनको जानकारी नहीं। और फिर ये सिकुड़े हुए मरीज जिसमें सफ़ेद दाग भी होता है बीच में, या जगह उभरा हुआ होता है, तब ये मरीज प्लास्टिक सर्जन के पास आता है। प्लास्टिक सर्जन क्या करता है? प्लास्टिक सर्जन को उसको सीधा करने के लिए वो सारे चीज़ निकालना पड़ता है, और वही जख्म लगभग पैदा होता है जो जले हुए समय पैदा हुआ। तो फिर मिला क्या डॉक्टर को ये मिला कि वो प्लास्टिक सर्जरी के मदद से मरीज को सही दिशा में ले जा सकता है, उसका भविष्य बना सकता है। मरीज को क्या मिला? मरीज को ये मिला कि जो वो पहले इलाज कराए थे, जिसके वजह से सिकुड़ गया, वो सारे चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, और उनको जैसे ही कोई जले जान पहचान में या परिवार में, उनको किसी प्लास्टिक सर्जन के पास तुरंत जाना है। छोटे मोटे जले ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा जले हैं तो प्लास्टिक सर्जन के पास जाना ज़रूरी है, जिनके पास तजुर्बा हो ऐसे मरीजों का इलाज करने के लिए, जिसके पास बर्न यूनिट। तो एक शाखा ये है कि जले हुए मरीज और उससे उत्पन्न हुए सिकुड़न, सफ़ेद दाग या उभरा हुआ दाग। दूसरा शाखा ये है चोट। जब चोट पहुंचता है शरीर के किसी अंग, क्योंकि एक प्लास्टिक सर्जन वो सर से पांव तक ऑपरेशन करता है, और इसके वजह से वो ऐसा नहीं है कि वो कोई एक खास जगह पर ही इलाज करता है, वो सर से पांव तक इलाज करता है। तो अगर चोट लगे और अंदर के कोई भी अंग दिखने लगे, हड्डी हो, टेंडन हो, नस हो, तो उसको ढकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो सड़ जाए। तो प्लास्टिक सर्जन अकेले या लोगों के साथ मिलकर उस जख्म का इलाज करते हैं। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि पैर में हड्डी टूटा और साथों साथ मांस भी उखड़ गया, हड्डी दिख रहा है। अब ऑर्थोपेडिक सर्जन उसको, हड्डी को संभालेंगे, उसको सही जगह पे लाएंगे, लेकिन हड्डी बिना मांस और चमड़ा के नहीं जीवित, इसलिए प्लास्टिक सर्जन की ज़रूरत पड़ती। तो एक टीम होना चाहिए जिसमें ऑर्थोपेडिक सर्जन और प्लास्टिक सर्जन दोनों मिल के काम करें, ताकि एक ही बार में
पूरा इलाज हो जाए मरीज को। नहीं तो उसको 2-3 बार इलाज करने से खर्चा भी अधिक होता है, परेशानी भी अधिक। तो ट्रॉमा एक बहुत बड़ी चीज़ है जो प्लास्टिक सर्जन हैंडल करते हैं। वो चाहे सर का हो, चाहे हाथ का हो, चाहे पैर का हो, कहीं का हो शरीर का, रिकंस्ट्रक्शन करना बहुत ज़रूरी। तो इसीलिए कहा जाता है प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। मतलब प्लास्टिक सर्जरी तो है ही है, उसके साथ साथ रिकंस्ट्रक्शन में ज़्यादा तजुर्बा और मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। फिर एक शाखा ये होता है जिसमें हम लोग पैदाइशी जो डिफेक्ट्स हैं उसको हम लोग ठीक करते हैं। किसी का ओंठ कटा है, तालू कटा है, उंगली जुड़ा है, 5 से ज़्यादा उंगली है हाथ में, या चेहरे में बहुत सारे दाग है, पैदाइशी दाग है जिसको लोग लक्षण कहते हैं कभी-कभी। तो तमाम ऐसे चीज़ें सर से पाँव तक, किसी का पेशाब का रास्ता सामने से नहीं हो रहा है, पेशाब नीचे से हो रहा है, या कोई प्रजनन का समस्या है, तो ऐसे तमाम चीज़ सर से पाँव तक जो पैदाइशी डिफेक्ट्स हैं, जिसको हम लोग कंजेनाइटल डिफेक्ट्स कहते हैं, वो प्लास्टिक सर्जन ठीक करते हैं। कई बार एक स्टेज में नहीं होता है तो 2 स्टेज में करते हैं। मान लीजिए किसी का ओंठ और तालू दोनों कटा, तो ओंठ पहले बनेगा और तालू अगले स्टेज में बनेगा। बच्चा अगर बड़ा आया तो ओंठ तालू इकट्ठे बन सकता है। लेकिन तालू बनना क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि तालू से ही हम लोग बोलते हैं। अगर तालू कटा रहेगा तो बोली ज़िंदगी भर साफ नहीं। इसलिए प्लास्टिक सर्जन के पास इसके लिए जाना ज़रूरी है, किसी और के पास नहीं। एक और शाखा है जिसको हम लोग कहते हैं रीप्लांटेशन। मतलब किसी का हाथ कट गया, अगर वो सही समय पे 6 घंटे के अंदर और सही ढंग से अंग को लेके आए तो हम लोग उसी आदमी के उसी हाथ को दोबारा उसके शरीर में जोड़ सकते, जिसको हम लोग कहते हैं रीप्लांटेशन सर्जरी। तो ये एक अलग शाखा है। एक है माइक्रोवास्कुलर सर्जरी, जिससे हम लोग शरीर के किसी भी अंग से कोई भी स्ट्रक्चर, जैसे हड्डी हो, मांस हो, चमड़ा हो, चर्बी हो, टेंडन हो, कोई भी दूसरे शरीर के अंग से लेकर के और जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ हम लोग माइक्रो सर्जरी के ज़रिए उसको हम लोग बना सकते हैं, ताकि मरीज को हमेशा जैसा पहले था चोट लगने के पहले वैसा ही वो उसका फंक्शन आ जाए। एक और शाखा है कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक सर्जरी में आजकल कई बार कई लोग बोर्ड में ऐसे ही लिख देते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी। ये गलत है। कॉस्मेटिक सर्जरी में अलग अलग चीज़ किया जाता है। ये भी एक शाखा है। किसी का अगर नाक दबा हुआ है उसको उठाना है, किसी का शरीर लटक गया है उसको ठीक करना है, किसी का भौं ऊपर नीचे है उसको ठीक कर सकते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी तमाम है। किसी का कान छोटा बड़ा है, किसी का कान है ही नहीं पैदाइशी, तो उसको बनाया जा सकता है। तो ये सारे कॉस्मेटिक सर्जरी के अंग है। किसी का अगर मुंह टेढ़ा हो गया, चोट लगने की वजह से कान के सामने जो फेशियल नर्व वो अगर डैमेज हो जाए तो एक तरफ के चेहरे टेढ़ा हो जाएगा, तो उसको ठीक किया जा सकता है। तो इस ढंग से ये एक अलग शाखा है जो कॉस्मेटिक सर्जरी। इसी से मिलता जुलता एक और शाखा बन गया है हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी, जिसके बाल नहीं है किसी कारण से, धीरे धीरे बाल हट गया है और उसके वजह से उसको सामाजिक परिस्थिति में दिक्कत हो रही है या शादी ब्याह में दिक्कत हो रही है, तो फिर हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक अलग शाखा है। उसके ज़रिए के सारे हेयर्स आ सकते हैं। बड़े बड़े दिग्गजों का हेयर आ गया है, जो लोग सामाजिक रूप से हम लोगों के सामने टीवी के पर्दे में भी कई बार आते, लेकिन किसी को पता नहीं चलता। कई बार 2 सिटिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये अलग शाखा हो गई है। इसके अलावा हाथी पाँव, जिसको हम लोग पाइलेरियासिस, वो एक अलग शाखा है जिसको हम लोग लिम्फेडिमा कहते हैं। तो लिम्फेडिमा का इलाज पूरे ढंग से हो सकता है। कभी कभी उसमें बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते, तो इन्फेक्शन को कैसे संभालना और पेशेंट को कैसे ठीक करना, ये एक अलग शाखा। कोई भी जगह सर से पाँव तक या तो चोट लगने से या इन्फेक्शन होने से या कैंसर की वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा डिफेक्ट हो सकता है, एक घाव बन सकता है, तो उसको प्लास्टिक सर्जन सही ढंग से उसका उपचार करता है। इसी तरह से एक और शाखा है ऑन्को सर्जरी। ऑन्को सर्जरी मतलब कैंसर की। जब हम लोग मान लीजिए किसी के जबड़े में कैंसर, तो 2 टीम बनते हैं। एक टीम उस कैंसर को निकालते हैं, जिसको हम लोग एक्सिशनल सर्जन करते हैं,
और दूसरा टीम उस जबड़े को दोबारा बनाता है, जो जिसको कहते हैं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन। तो 2 टीम मिल करके काम करते हैं और कोई भी अंग को निकालना आसान है, लेकिन उसको बनाना बहुत मुश्किल है। बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत है। आज के ज़माने में ट्रेनिंग की वजह से और टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए एक्सिशन करने में हमको 1.5 घंटा लगा या 2 घंटा, रिकंस्ट्रक्शन करने में हो सकता है 6 घंटा। तो इतना 2 टीम में स्टेमिना होनी है, और हम लोगों को आदत भी है करने का कि हम लोग 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा ऑपरेशन करते हैं, और मरीज जिनका जबड़ा निकल चुका है उनको फिर से हम लोग बना के भेजते हैं। इसको कहते हैं ऑन्को रिकंस्ट्रक्शन। ऑन्को मीन्स कैंसर, रिकंस्ट्रक्शन मीन्स बनाना। तो ये ऑन्को सर्जरी में प्लास्टिक सर्जन का रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि कैंसर शरीर में कहीं भी हो सकता, सर से पांव तक। तो उसको निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको निकालने का भी तरीका है, लेकिन उसमें ये ज़रूरी होता है कि पूरा का पूरा कैंसर निकले, और ऐसे ढंग से हम लोग बनाएं उस जगह को, उस जख्म को, कि बाद में अगर रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़े तो नुकसान ना हो, रेडियोथेरेपी वो बर्दाश्त कर। तो इसलिए कैंसर सर्जरी में प्लास्टिक सर्जन का बहुत बड़ा रोल। तो इस ढंग से हम लोग सर से पाँव तक हर अंग के ऊपर हम लोग काम करते हैं। इसके अलावा कभी कभी हम लोग इम्प्लांट यूज़ करते हैं। इम्प्लांट मतलब जैसे मान लीजिए किसी का नाक दबा हुआ है, और हम लोग उनको बोलते हैं कि भाई तुम्हारे शरीर से हम सीने से कार्टिलेज लेके बना सकते हैं नाक के ऊंचाई को, या कहीं से हड्डी काट करके शेप दें, वो बना सकते हैं। या इम्प्लांट आता है जो बने बनाए डिफरेंट साइज़ के, उस पेशेंट के हिसाब से हम लोग इम्प्लांट ढूंढ करके, और उसके शरीर के कहीं से कुछ न ले करके खाली इम्प्लांट से हम लोग उसको ठीक कर सकते। खाली इम्प्लांट को लगा दिए और उसका नाक ऊंचा हो। तो ऐसे तमाम केसेस होते हैं जिसमें हम लोग इम्प्लांट यूज़ करते हैं। सिमिलरली एक शाखा और है ब्रेस्ट सर्जरी। ब्रेस्ट सर्जरी में 2 तरह की समस्याएं होती है, एक जिसका ब्रेस्ट छोटा और एक जिसका ब्रेस्ट बड़ा, और तीसरा जिसका ब्रेस्ट कैंसर में निकाला गया। तो जिसका ब्रेस्ट छोटा है उसमें हम लोग इम्प्लांट यूज़ कर सकते हैं, ताकि किसी शरीर के कहीं और अंग से लेने की ज़रूरत। जिसका ब्रेस्ट बहुत बड़ा है, जिसके वजह से उसके कंधे में लगातार दर्द होता है, तो वो रोज़ का दैनंदिन काम नहीं कर सकते, तो वो आते हैं कि इसको छोटा करना ज़रूर। तो छोटा करने में ये देखा जाता है कि वो कितना बड़ा चाहती है ब्रेस्ट, और दोनों ब्रेस्ट बराबर होनी चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होनी चाहिए। तो लगभग 1 घंटा लगता है खाली प्लानिंग में, और फिर हम लोग जितना छोटा वो चाहते हैं या ज़रूरत है उतना छोटा कर सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन मैमोप्लास्टी, मतलब हम लोग रिड्यूस कर। और तीसरा है जहाँ कैंसर के वजह से एक ब्रेस्ट मान लीजिए निकाल दिया गया, तो जब भी एक ब्रेस्ट निकाल दिया जाता है तो मरीज के ऊपर बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल समस्या आती है ना, मानसिक तनाव पैदा होता है। तो उस तनाव से बचने के लिए हम लोग जिस वक्त कैंसर निकाला जा रहा है उसी वक्त ब्रेस्ट को दोबारा हम लोग बना सकते, जिसके वजह से उनको ये मानसिक तनाव ना हो, और समाज में जाने में या घर में कहीं फंक्शन हो उसमें जाने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। एक और शाखा है जिसको हम लोग कहते हैं टिश्यू एक्सपेंशन। टिश्यू एक्सपेंशन का मतलब है कि अगर मान लीजिए चेहरे पर बहुत बड़ा दाग है, और उस दाग को अगर हम हटा करके कहीं से मांस लाए या चमड़ा लाए, हो सकता है वो मैच ना करे पूरी ढंग से, लेकिन मैच कौन सा टिश्यू करेगा? जो एकदम बगल में है उसके। तो हम लोग कहते हैं कि बगल वाले चमड़े को तो खींच के आप नहीं ला सकते जहाँ तक हमें ज़रूरत है। तो हम लोग क्या करते हैं, बगल वाले चमड़े के अंदर एक बैलून नुमा चीज़ देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंडर, और उसको हम लोग हर हफ्ते धीरे धीरे एक्सपेंड करते हैं, बढ़ाते हैं बैलून की तरह सलाइन से। और फिर जब वो हमारे पर्याप्त साइज़ का हो गया तब हम वो दाग निकाल करके, और जो ये एक्सपेंडेड स्किन जो फैला हुआ चमड़ा है उसको आगे बढ़ाते थे। तो उससे क्या फ़ायदा होता है, एकदम परफेक्ट कलर मैच होता है और पता ही नहीं चलता कि कहाँ से ये टिश्यू आया। तो टिश्यू एक्सपेंशन एक
बहुत बड़ा उपलब्धि है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है हम लोगों के हाथ में। ऐसे करीब करीब 12 शाखाएँ हैं। फिर डायबिटिक अल्सर, डायबिटिक फुट अल्सर जो बहुत कॉमन है डायबिटिक्स, तो उनको संभालना उसके लिए एक अलग शाखा बन गया है कि डायबिटिक फुट का कैसे केयर। कई बार सर्जरी करनी पड़ती है, कई बार तरह तरह के जूते दिए जाते हैं, जिसके लिए हम लोग सिर्फ नाप नहीं लेते, हम लोग ये देखते हैं कि कहाँ कितना प्रेशर पड़ रहा है। और जब कोई पेशेंट ऐसा है जिसका हाथ चला गया मगर वो कोई सर्जरी नहीं, तो तब हम लोग उसको प्रोस्थेसिस देते हैं, मतलब नकली या नकली उंगली या नकली कान या नकली आँख, जो फ्रेम के साथ दिया जाता है और पता भी नहीं चलता ये नकली है, इतना सुंदर कलर मैच होता है। और अब टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसे ऐसे हाथ पांव आ गए हैं जिसके उंगलियां या कोई भी जोड़ काम करता है आम आदमी की। तो जब पेशेंट कहते हैं कि नहीं हमें सर्जरी नहीं चाहिए, तो हम लोग उनको प्रोस्थेसिस एडवाइस करते हैं। टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया है कि दूसरे के हाथ जो साइंटिफिकली मर चुके हैं, मतलब उनका ब्रेन फंक्शन नहीं कर रहा है, तो एथिकल कमेटी के तरफ से जब परिवार लोग कहते हैं कि नहीं ये तो आप हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसका हाथ या कोई भी अंग दूसरे आदमी जिसका हाथ कट चुका है किसी एक्सीडेंट में, उसमें लगाया जा सकता, तो इसको कहते हैं हैंड ट्रांसप्लांट। इसके पहले हम लोग जब उसी का हाथ लगाया हम लोग कह रहे हैं रीप्लांट, यहाँ कह रहे हैं ट्रांसप्लांट। जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, लीवर ट्रांसप्लांट होता है, वैसे हाथ ट्रांसप्लांट हो सकता है, किसी का अंग ट्रांसप्लांट हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है टेक्नोलॉजिकली, और इसमें इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम कुछ होते हैं जिसके लिए दवाई कम है। इस ढंग से प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत बड़ा एक ब्रांच है मेडिकल साइंस में, जो लगातार प्रगति पर है टेक्नोलॉजिकली, और हम लोगों का समझ बढ़ा है, टेक्नोलॉजी बढ़ा है, और इसके वजह से हम लोग मरीजों को बहुत अच्छा सर्विस दे सकते हैं। और इसके लिए बस इतना ज़रूरी है कि पेशेंट को जानना चाहिए कहाँ जाना चाहिए, प्लास्टिक सर्जन के पास जाना चाहिए, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि हाँ हम कर लें, लेकिन जो एक ट्रेंड प्लास्टिक सर्जन जिनका उपलब्धि है प्लास्टिक सर्जन के बारे में, वो जो काम करेंगे और दूसरे सर्जन वो नहीं कर सकते, वो क्वालिटी नहीं ला सकते। इसलिए ज़रूरी है कि आप सही जगह पे पहुँचें। अगर कोई भी सुपर स्पेशलिटी का काम है, चाहे वो मेडिकल साइड पे हो, चाहे वो सर्जिकल साइड, आजकल सुपर स्पेशलिटी का ज़माना है, और सुपर स्पेशलिस्ट के बारे में काम उन्हीं के पास जाना चाहिए, और उन्हीं से उनको सबसे अच्छा इलाज मिले। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर टीवीएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बहुत नया हॉस्पिटल आया है, और मैं समझता हूँ कि पूर्वांचल में ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, बनारस तो दूर की बात। और यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, और प्लास्टिक सर्जरी के सारे वरिष्ठ लोग यहाँ लगे हुए हैं। यहाँ से बहुत सारे पेशेंट इलाज करा के गए हैं, और फिर मैं कहता हूँ कि सही जगह चुनिए और सही आदमी के पास जाइए, और अगर सुपर स्पेशलिस्ट के पास आप जाएंगे तो आपका इलाज बेहतर होगा, और आपका भी जो भी श्रम लगा है, परिश्रम लगा है, जो भी खर्च हुआ है, वो सार्थक होगा। धन्यवाद।